अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सॉरी, वो ना लॉगिन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। आ जाओ आ जाओ। एक मिनट वेट करते हैं, ठीक है? सब आ जाएं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, आपको जहां इच्छा है वहां पे पढ़ सकते हो। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि आपको जिससे समझ आता है वहां से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मुझसे ही पढ़ना है, आप जहां से पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हो। चलिए, तो हमने अभी तक बेटा 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। एनईपी 2020 मैं करवाऊंगा, अभी दोबारा होगी वो, टेंशन मत लीजिए। हमने प्री इंडिपेंडेंस को कवर कर लिया है। हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस को कवर कर लिया है। उसके साथ हमने एंशियंट यूनिवर्सिटीज को भी कवर कर लिया, ठीक है? तो ये हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम जो यूनिवर्सिटी नहीं, आज हम ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ेंगे। जिसको आप बोलते हो इग्नू, ठीक है? इग्नू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे बेटा, लाइब्रेरी का नाम धर्मगूंज ही रहता है, वो नालंदा तक्षशिला से रिलेटेड नहीं है। पुराने टाइम में लाइब्रेरी को धर्मगूंज ही बोला जाता था, ठीक है जी? तो ये 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और एंशियंट यूनिवर्सिटीज। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है? चलिए, अरे बेटा, मैंने ये बोला कि यहाँ पर सारे एजुकेटर्स के कोई ना कोई बैच चल रहे हैं किसी ना किसी के साथ, है ना? तो हर बंदा वही चीजों को पढ़ा रहा है, तो आपको वो अगर कहीं दूसरे बैच में पेपर 1 चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, तो पढ़ाया तो पेपर 1 ही जाएगा ना दोनों जगह पर। वो आपकी इच्छा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, चीजें तो वही पढ़ाई जा रही है ना। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट एन इश्यू। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हर टीचर के बैच है। देखो, अगर 70 लोग पढ़ा रहे हैं तो उनका किसी ना किसी के साथ बैच बनाना पड़ेगा, है ना? तो इस वजह, तो अब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आप लोगों को पता है कि इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी 1986 की एनईपी में, ठीक है जी? उससे पहले नहीं होता था। जो एनईपी आई थी आपकी 1986 की,
उसके अंदर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी थी। किसको? डिस्टेंस एजुकेशन को, क्योंकि उससे पहले डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं था। हाँ एक बात है कि 1962 में, लिख लेना ये, वैसे आगे भी आएगा, 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहला सीसी का कोर्स है वो शुरू हुआ था, कोरस्पॉन्डेंस कोर्स। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना, आगे आएगा भी। ठीक है, फिलहाल डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप एक अलग जगह पे बैठे हो, ठीक है जी, आप अलग जगह पे बैठे हो, आपके टीचर है वो अलग जगह पे बैठे हैं, तो उस तरीके से जो पढ़ाई हो रही है उसको बोला जाता है। ठीक है जी, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। चलो, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मतलब समझ लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस एजुकेशन इन द वर्ल्ड, सेकंड ओनली टू चाइना। जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई हो रही है ना, जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई होती है, उसमें इंडिया सेकंड रैंक पे आता है। पहले पे कौन आता है? चाइना। Open and distance learning system is a system wherein teachers and learners need not necessarily be present either at the same place or same time and is a flexible। तो ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल अप्रोच है, समझ रहे हो ना, कि ऐसा नहीं है कि भाई टीचर और स्टूडेंट को एक ही जगह पे होने की जरूरत है। टीचर अलग हो सकता है, स्टूडेंट अलग जगह पे हो सकता है, जब दिल करे तब पढ़ाई हो सकती है। तो इस तरीके से, और इसमें कोई एडमिशन के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें इग्नू आता है। इग्नू इंडिया की एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, डिस्टेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब समझ रहे हो ना, अपेक्स बॉडी, जिसके अंदर बाकी सारी बॉडीज आती हैं। समझ रहे हो ना, जिसके अंदर बाकी सारी बॉडीज आती हैं, ये वो वाली बॉडी है। मतलब ये बाकी सारी डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 13-14 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, एसओयू हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग सीसीआई, कुछ सीसीआई इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरीके की एजुकेशन है क्या करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का क्या है? मीनिंग है। जैसे देखो, अब डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर एक डिस्टेंस लर्निंग है, एक डिस्टेंस टीचिंग है, और ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बन जाएगा। जैसे ओपन लर्निंग हो जाएगा, फ्लेक्सिबल लर्निंग हो जाएगा, मतलब एनी टाइम एनी प्लेस एनीवेयर। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का सीधा सा मतलब क्या हुआ? कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पे, है ना। जैसे आप एक तरीके से इनफॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो, आप भी किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो ना, एनी टाइम। समझ रहे हो ना, जैसे रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है, एनी प्लेस एनीवेयर। तो ये भी एक तरीके से इनफॉर्मल टीचिंग का पार्ट बन जाता है, इनफॉर्मल लर्निंग का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बन जाता है? इनफॉर्मल लर्निंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी। अब this is becoming more and more significant for continuing education, skill updation of in service personnel and for quality education of relevance to learner located educationally disadvantageous location। आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर एजुकेशन को पहुंचाना, एजुकेशन को लेके जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। इस वजह से उन लोगों तक भी एजुकेशन पहुंचे, उन लोगों का भी भला हो, उन लोगों को भी मौका मिले पढ़ने का, उसके लिए ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है ना, इसकी शुरुआत हुई। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या है कि एक अम्ब्रेला टर्म है डिस्टेंस एजुकेशन, जिसका मतलब है कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर जो टीचर और स्टूडेंट है वो अलग अलग जगह पे बैठ के भी आपस में क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। येट इट इज अ इनफॉर्मल सिस्टम। In fact, it is a model of delivering education who are not physically present in a traditional classroom। ठीक है, जैसे हम डिस्टेंस से पढ़ते हैं ना, ठीक है, आप लोगों में से भी शायद किसी ने कोई ना कोई डिस्टेंस कोर्स किया होगा। ठीक है, मैंने खुद एमबीए अपने डिस्टेंस से की है। ठीक है, तो एमबीए डिस्टेंस से की है, आप में से भी किसी ना किसी ने कोई ना कोई है कोर्स है वो डिस्टेंस से किया होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है कि एक ही जगह पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग जगह पे होता है, वो वाला।
द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1985, 1985 में इग्नू एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि इस तरीके के लोगों को हम एजुकेशन दे सकें जो कि या तो वर्किंग है, समझ रहे हो ना, कुछ लोग होते हैं घर में गरीबी होती है, गरीबी की वजह से लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग हैं जिनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हो गए है ना, वर्किंग वुमेन्स हो गए, वर्किंग मैन हो गए, इस तरीके से ना वो वाला। एक ओपन स्कूल भी खोला गया है NIOS, जिसको ओपन स्कूल बोला जाता है, जो प्री डिग्री लेवल मतलब 12वीं तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की बात होती है। इट वाज स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट विद बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन 1979। इसको ये जो NIOS है ना, नियोस, इसको 1979 के अंदर खोला गया था, दैट इज बाय CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ताकि जो स्कूल लेवल पे भी हम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हायर एजुकेशन में ही लोगों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जरूरत होती है, हो सकता है कि स्कूल लेवल पे भी बच्चों को इसकी जरूरत महसूस हो। इन 1986 में हमारी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे देश के अंदर ओपन यूनिवर्सिटी और ओपन स्कूल दोनों का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है जी, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी दोनों का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत है किसकी? लोग घर बैठ के पढ़ाई कर सकें, लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकें। जरूरी नहीं है कि अगर तुम कॉलेज जाओगे तभी तुम्हें डिग्री मिलेगी, तुम घर पे बैठ के भी पढ़ाई करके एग्जाम देके वो डिग्री ले सकते हो। इसमें आप लोगों को क्या दिया जाता है? इस केस में आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वो जूम कॉल पे हो सकता है, वो रिकॉर्डेड सेशंस हो सकते हैं, वो PPT हो सकती है, वो PDF हो सकती है, समझ रहे हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैट सेशन। इसके थ्रू आप अपने टीचर्स के साथ क्या करते हो? इंटरेक्ट करते हो, वो आप लोगों को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, वो आपकी सुजेशन। फिर पेपर है वो, अभी तो इसके तो मोस्टली पेपर ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, पेपर देने के लिए आप लोगों को फिर वही, जैसे आपका फाइनल पेपर होते हैं ना बाकी बच्चों के साथ ही जिनके फाइनल एग्जाम होते हैं, फिर उसके थ्रू आप लोगों को पेपर देने के लिए जाना पड़ता है। फिर उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? पेपर देने के लिए जाना पड़ता है, ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, फिर वही उसी तरीके से आपका रोल नंबर आता है, अलग अलग सेंटर निकलते हैं, वो वाला। ठीक है जी, वो वाला। तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का पूरा कंसेप्ट है। अब इसके अंदर ना आजकल हम ICT का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 तरीके की ICT है। एक है ICT एजुकेशन, दूसरी है ICT सपोर्टेड एजुकेशन, और तीसरी है ICT इनेबल्ड एजुकेशन। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये तीनों कंसेप्ट बहुत ही जरूरी हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ICT एजुकेशन, सबसे छोटा कंसेप्ट। ICT सबसे छोटा कंसेप्ट, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ताकि जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम इंसानों को उस टेक्नोलॉजी की नॉलेज दे सकें। ICT एजुकेशन सिंपल। सबसे पहला ICT एजुकेशन किसके साथ रिलेटेड है? दैट इज ओनली रिलेटेड विद योर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेस कि इंसानों को हम बताएंगे टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें। दैट इज ICT इन एजुकेशन। देन आता है ICT सपोर्टेड एजुकेशन। ICT सपोर्टेड का मतलब क्या हुआ? हम कंटेंट को प्रिंट करने के लिए, जो कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशनल रिसोर्सेज को देने के लिए हम क्या करेंगे? हम उस ICT के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो ना? एजुकेशनल कंटेंट देने के लिए ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मटेरियल, इस तरीके की चीजें देने के लिए, कंटेंट डिलीवरी के लिए या कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए हम ICT का इस्तेमाल करेंगे। और देन इनेबल्ड का मतलब हुआ सब कुछ ICT के थ्रू, पढ़ाने से लेके सब कुछ,
वी आर जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन कंप्लीट आईसीटी, फिर कुछ भी ऑफलाइन नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी मॉडर्नाइज्ड। जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी पे सब कुछ आईसीटी इनेबल्ड हो चुका है, ना तो आपको कुछ ऑफलाइन मिलता है, समझ रहे हो ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। क्लास लेनी है वो भी ऐप पे होगी, डाउट पूछना है वो भी ऐप पे होगा, टेस्ट सीरीज लेनी है वो भी ऐप पे होगी, कोर्स खरीदना है वो भी ऑनलाइन होगा, समझ रहे हो ना। तो ये आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन है, इसकी आप एग्जांपल अनअकैडमी मान सकते हो। ठीक है जी, तो ये है आप लोगों की आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। ठीक है जी, अब देखो आईसीटी एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, क्रिएट अ पूल ऑफ मैन पावर टू एड्रेस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंप्यूटर। मतलब आईसीटी एजुकेशन का मतलब सीधी सी बात है, लोगों को कंप्यूटर्स की नॉलेज देनी, कंप्यूटर्स की नॉलेज देनी ताकि लोग आईसीटी का इस्तेमाल कर पाए, आईसीटी से रिलेटेड जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकें, फुलफिल कर पाए। ठीक है जी, समझ रहे हो ना, आजकल कितनी कितनी जॉब्स हैं जो सिर्फ आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, कितनी जॉब्स हैं जो पूरी की पूरी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से। देन आता आईसीटी सपोर्टेड। आईसीटी सपोर्टेड में क्या है, जो मल्टीमीडिया एजुकेशन बोल दिया जाता है कि हम जो कंटेंट है उसको डिलीवर करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, आईसीटी डिलीवर कंटेंट एज अ प्राइमरी बैकबोन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिना आईसीटी के कुछ भी पॉसिबल ही नहीं, विदाउट आईसीटी वी कांट डू एनीथिंग। आईसीटी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हमें आईसीटी की क्या करें कि क्या होगी, आईसीटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, सो दैट इज यूर आईसीटी इनेबल्ड, आईसीटी सपोर्टेड और आईसीटी एजुकेशन। अब ये मैच द कॉलम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये मैच द कॉलम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब ओपन लर्निंग का मतलब क्या हुआ, देखो ओपन लर्निंग विच कवर अ वाइड रेंज ऑफ इनोवेशंस एंड रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सेक्टर दैट एडवोकेट फ्लेक्सिबिलिटी। ओपन का मतलब है जब आपकी इच्छा होगी, जहां पे इच्छा होगी आप उस तरीके से पढ़ सकते हो, जितनी कम रिस्ट्रिक्शंस होगी उतना उस सिस्टम ओपन होगा, समझ रहे हो ना। देखो ओपननेस का मतलब है कि रिजिडिटी नहीं है, ओपन का मतलब क्या हुआ कि जितनी कम रिस्ट्रिक्शंस होगी उतनी ज्यादा ओपननेस होगी। द ओपन लर्निंग सिस्टम एम्स टू रिड्रेस सोशल एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी। इसका मतलब है जो सोसाइटी में और सोशल लेवल पे इनइक्वालिटीज चल रही हैं, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं उनको पढ़ाना, डेलिबरेटली सो दैट एक्सेस ऑफ एजुकेशन इज अवेलेबल टू लार्जर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पूरी सोसाइटी के लोगों तक हम उस एजुकेशन को क्या कर सके, पहुंचा पाए। दस ओडीएल इज अ टर्म विच एक्सेप्ट द फिलॉसफी ऑफ ओपननेस एंड यूज द डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग। मतलब ओपननेस का मतलब क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शंस फ्री हो, और डिस्टेंस मोड का मतलब है कि दूसरी जगह पर बैठ के भी पढ़ाई की जा सके। बात समझ आई। ओपननेस, ओपन कंसेप्ट से क्या लिया गया है कि रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसी तरीके की, कोई जैसे आप बोलते हो कि भाई आपको कोई ड्रेस ना पहननी पड़े, आपको कुछ ऐसा ना करना पड़े। पहली बात तो ये ओपननेस का मतलब तो यही हुआ कि रिस्ट्रिक्शंस फ्री हैं, आपको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है, आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। और डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं पे बैठे हो और आपके टीचर कहीं पे बैठे हुए हैं और आपस में पढ़ाई भी हो रही है, आप दूर बैठे हुए भी अपने टीचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। राइट, यस। अब डिस्टेंस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसमें मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको, इसको पढ़ लीजिए। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई हमारी सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है, या बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाना, क्योंकि हमारी
फिलॉसफी क्या है कि सब लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर पर्सन को एजुकेशन का राइट है, दिस इज अवर फंडामेंटल राइट। तो हर बंदे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर वो स्कूल ही जाएगा, कॉलेज ही जाएगा तभी उसको एजुकेशन दी जाएगी, तभी उसके स्किल्स डेवलपमेंट होंगी। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई लोगों तक हम एजुकेशन को पहुंचाएं, जैसे मर्जी पहुंचाएं, फिर वो डिस्टेंस मोड के थ्रू हो, वो ओपन मोड के थ्रू हो, वो आईसीटी के थ्रू हो, वो किसी भी तरीके से हम पढ़ाई है वो बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ताकि हर इंसान तक, हर बच्चे तक हम एजुकेशन को पहुंचा दें। ठीक है जी, हर बच्चे को एजुकेशन है वो मिल सके, हर बच्चा एजुकेशन ले पाए। अब जो एजुकेशन देने के लिए, ये जो डिस्टेंस एजुकेशन देने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट है और किस तरीके से काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, दैट इज इग्नू। अगर आप इग्नू से कुछ पढ़ना चाहते हो, जैसे अभी रिसेंटली इग्नू में पीएचडी के फॉर्म्स भी निकले थे, ठीक है, इग्नू। तो सबसे पहले तो इग्नू हुआ जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज है हमारे पास 13 से 14, ठीक है, आगे लिस्ट है आप लोगों के पास, 13 से 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वहां से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ये वो वाली यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों को डिस्टेंस मोड में भी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। देन आते हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन आ जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, अभी आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स, तकरीबन सारे इंस्टीट्यूट आप लोगों को ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं। या ये मान लो कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का कंसेप्ट है वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में स्प्रेड हो चुका है, राइट। हाँ, अब इसकी अगर ग्रोथ की बात करें कि ये इंडिया में कैसे फैला, इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स शुरू किया, दैट इज स्कूल ऑफ कोरस्पॉन्डेंस कोर्स एंड कॉन्टिन्यू एजुकेशन। याद रखिए 1962 में। उसके बाद 1964 में हमारे पास कोठारी कमीशन आया, जिन्होंने बोला कि हमें फाइनेंशियल प्रेशर देना चाहिए, कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को बढ़ावा देना चाहिए। फिर उसके बाद एक OUS सिस्टम की भी शुरुआत हुई। गवर्नमेंट ने 1980 में एक OUS सिस्टम की शुरुआत की। कौन सा? ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात की। फिर उसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई ना 1986, इसके अंदर स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया गया कि हमें ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी नीड ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन एट लार्जर लेवल, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से एजुकेशन नहीं कर ले पाते हैं, क्योंकि वहां पर अब ये मान के चलो कि उन लोगों के पास एक्सेस नहीं है। वो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं मगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती। ठीक है जी। तो ये जो OUS का था, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, जिसकी यहां पर बात की जा रही है, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम का जो कंसेप्ट था ना, वो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से बिल्कुल डिफरेंट था। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज कौन सी यूनिवर्सिटी थी कि जहां पर आप जाओगे, आप पढ़ोगे, आपको डिग्री मिलेगी, मतलब हर रोज आप जाओगे, वहां पर आपकी अटेंडेंस लगेगी और फिर वहां से आप डिग्री लेके निकलोगे। दैट इज द नॉर्मल कंसेप्ट, दैट इज द ट्रेडिशनल। बट ओपन डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम ने क्या बोला कि नहीं भाई,
हमें ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लेके आना है जिसके अंदर आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। विदाउट गोइंग टू द कॉलेज भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डिग्री ले सकते हो, आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा बोलो। इंडिया में सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पे ओपन हुई थी, कौन सी? डॉक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में। यहां से ओपन डिस्टेंस एजुकेशन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश हैदराबाद डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एक बार पेपर में। सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत 1982 में पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में ओपन हुई, दैट इज BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। उसके बाद फिर 1985 में इंडिया के अंदर पहली और आखिरी सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई जिसका नाम था इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर धीरे धीरे और यूनिवर्सिटीज ओपन हुई। 1987 में 2 और यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया, कौन कौन सी? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना में और वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में। ये 1987 के अंदर स्टैब्लिश की गई, 1987। तो जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की, वो यूजीसी के पास नहीं थी। यूजीसी तो आपको पता है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सारी चीजों को रेगुलेट करता है। यूजीसी का पूरा पर्पस क्या है, सारी चीजों को रेगुलेट करना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी के पास नहीं थी। यूजीसी ने बोला कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दो, इग्नू को दे दो। अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नू को दे दी जाएगी तो इग्नू इसकी एपेक्स बॉडी बन जाएगा और डिस्टेंस और ओपन सिस्टम या एजुकेशन का जितना भी काम है उसको कौन देखेगा, उसको इग्नू के द्वारा देखा जाएगा। इग्नू ये सारी चीजों को क्या करेगा, देखेगा। उसके बाद फिर 1989 में एक और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक 1989 में। ठीक है जी। इस टाइम पे तकरीबन 17 से 18 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं। इग्नू इज रिकॉग्नाइज्ड, अरे यार, इग्नू इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। वो फर्क ये है कि यूजीसी बोला कि अब इग्नू तो यूजीसी के अंडर ही रहेगा बट ओपन यूनिवर्सिटी का जो सारा सिस्टम है वो इग्नू के अंडर आ जाएगा, ऐसा बोला। यहां पर आप जिस तरीके की एजुकेशन लेना चाहो आप वो ले सकते हो, वोकेशनल से लेके जनरल, जनरल से प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से टेक्निकल, हर तरीके की एजुकेशन आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हाँ, इग्नू से रिलेटेड आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि यहां पर आगे बताता हूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चे जो पढ़ते हैं वो इग्नू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू इतने बच्चों ने एनरोल कर रखा है, सिवाय इग्नू के, 4 मिलियन के आसपास। अब यहां पर आता है इग्नू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। इग्नू वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 बाय द पार्लियामेंट विद ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी। पहली क्या थी, पहली एनहांसिंग एक्सेस एंड इक्विटी ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, डिस्टेंस मोड के थ्रू लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी, और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करना। क्योंकि आप लोगों को पता है इग्नू के पास ही पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, अब एजुकेशन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हो गई थी, इग्नू की हो गई थी। बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विद द इग्नू।
क्योंकि इग्नू है वो एक रैपिड एक्सपेंशन हुआ तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बन गई है, समझ रहे हो ना। ये यूनिवर्सिटी है वो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बन चुकी है, बहुत बड़े लेवल पे इसको अब माना जाता है, बहुत बड़े लेवल पे इसको अब कंसीडर किया जाता है। अब इसका मोटो क्या है, द पीपल्स यूनिवर्सिटी, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। पीपल्स यूनिवर्सिटी टाइप क्या है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस हैं इसके कुछ। एस्टेब्लिश हुई थी 1985 में, फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चांसलर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चांसलर, ठीक है जी। वीसी से ऊपर होते हैं चांसलर, आप लोगों को पता है, सी चांसलर मतलब जो विजिटिंग, जो कभी कभी विजिट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो चांसलर है वो कौन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है जी। ये इसका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, ये आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन है। क्वाजी का मतलब होता हाफ, जो कंप्लीट नहीं होती। क्वाजी का मतलब होता हाफ, जो कंप्लीट नहीं है, पार्शियल बोल सकते हो, पार्शियल बोल सकते हो। वीसी तो चेक करना पड़ेगा ना इस टाइम पे, इनके वीसी कौन, वीसी नहीं पूछा जाएगा, चांसलर पूछा जाएगा। वीसी तो अलग अलग ऐसे सारी यूनिवर्सिटीज के वीसी याद नहीं रख सकते ना आप, कौन सी यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है, वो तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग वीसी होगा, है ना, है ना, इस वजह से। बेटे यूनिवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। इस टाइम पे नागेश्वर राव है। द पीपल्स यूनिवर्सिटी टाइप कौन सी है, एक तो पब्लिक है और दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एस्टेब्लिश की गई थी 1985 में। फाउंडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चांसलर कौन है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है दैट इज रामनाथ कोविंद। वाइस चांसलर कौन है, नागेश्वर राव इस टाइम पे। स्टूडेंट कितने हैं, तकरीबन 44 मिलियन, मतलब 40 लाख बच्चे हैं वो यहां पर पढ़ते हैं। लोकेशन क्या है, मैदानगढ़ी दिल्ली में है। और वेबसाइट कौन सी है, ignu.ac.in, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, पीपल्स यूनिवर्सिटी, इसका लोगो है। इसका लोगो क्या है, पीपल्स यूनिवर्सिटी, पीपल्स यूनिवर्सिटी इज द लोगो। तो यही बताया था ना, इसमें 40 लाख बच्चों ने एडमिशन ले रखी है, मतलब अलग अलग कोर्स में, कोई एमबीए कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई वोकेशनल कोर्स, समझ रहे हो ना। इतने सारे कोर्सेज हैं कि पूरे टोटल मिला के यहाँ पर 4 मिलियन मतलब 40 लाख बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। टोटल 40 लाख यहां पर बच्चे पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी चांसलर तो वही रहेंगे, प्रेसिडेंट ही, जो सेंट्रल है, जो स्टेट है उसमें गवर्नर होते हैं। क्योंकि देखो अगर आप स्टेट और सेंटर का कंपैरिजन करते हो ना, तो जो स्टेट, जो सेंटर में काम सीएम करता, पीएम करता है, वही काम स्टेट में सीएम करता है। सेंटर में जो काम प्रेसिडेंट का होता है वही स्टेट में गवर्नर का होता है, ठीक है। तो ये तो हम 11वीं 12वीं में भी पढ़ के आते हैं ना, जहां पर आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो वहां पर। पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था। उस टाइम पे इसका बजट कितना था, 20 मिलियन रुपए। और ये किस एक्ट के अंडर बनाई गई थी,
इग्नू एक्ट 1985, मतलब सेम ईयर का एक्ट है और सेम ईयर में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश कर दिया गया। सेम ईयर और सेम ईयर के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, एस्टेब्लिश कर दिया गया। इग्नू इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा चलाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द टोटल एक्टिव एनरोलमेंट ओवर 4 मिलियन, क्लेम टू बी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। इसके अगर विजन की बात करें, अगर इसके विजन की बात करें तो विजन क्या है, इग्नू द नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, बताया था ना कि एक इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली हुई है। shall provide seamless access to sustainable and learner centric quality education, quality education देना, skill upgradation, skills को डेवलप करना, ट्रेनिंग, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। मतलब विजन सिंपल सा बात वही बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम एजुकेशन पहुंचा सकते हैं इंडिया के हर पर्सन तक, हर इंसान तक, हम किस तरीके से उस एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एजुकेशन को सब लोगों तक पहुंचाने की एक तरीके से जिम्मेवारी की बात हो रही है कि हम किस तरीके से सब लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाएं। ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन में इंकरेज करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें करना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, देखो, it also act as national resource center and serve to promote and maintain standard of distance education। मतलब डिस्टेंस एजुकेशन की अपेक्स बॉडी कौन है, इग्नू ही है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो भी रूल बनाए जाएंगे, डिस्टेंस एजुकेशन की जो भी एक्रीडेशन की जाएगी, डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, वो सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, दैट विल बी डन बाय द इग्नू। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज को रिपोर्ट किसे करनी पड़ती है, यूजीसी को रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसी तरीके से जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उसको अपनी सारी रिपोर्ट किसके पास देनी पड़ती है, इग्नू को देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जितना भी रेगुलेशंस उसका सिस्टम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इग्नू के द्वारा किया जाता है। ये जो सार्क का ये जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये दो फुल फॉर्म है, याद रखनी आप लोगों ने, कौन कौन सी, ये वाली, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग SACODIL एंड ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क GMUNET, जिसको पहले यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। इसके जो सेक्रेटरीट्स हैं उसको भी होस्ट किया जाता है किसके द्वारा, इग्नू के द्वारा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने यहां पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1970 की अगर बात करें तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सोशल वेलफेयर थी, उन्होंने आईसीटी के साथ कोलैबोरेशन किया और यूनेस्को के साथ मिलकर एक सेमिनार हुआ, जिस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव था ओपन यूनिवर्सिटीज। कब याद रखना है, 1970 में सेमिनार हुआ ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर एक सेमिनार हुआ। The seminar recommended the establishment of Open University on an experimental basis। इन्होंने बोला कि ऐसे करो, इंडिया में एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, ठीक है जी। पता तो इनको भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने बोला कि ऐसे करो कि भाई एक यूनिवर्सिटी ओपन कर दो, कौन से बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इंडिया में एक यूनिवर्सिटी ओपन कर दी जाए ट्रायल बेसिस पे। The Governor of India appointed a 8-member working groups on Open University 1974। उस चीज को देखते हुए 1974 में हमारी गवर्नमेंट ने 8 मेंबर का एक ग्रुप है वो बनाया ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। लीडिंग रोल किसका था, जी पारदर्शी, उस टाइम पे जो जेएनयू के वाइस चांसलर थे, ठीक है। इस मीटिंग को हेड कौन कर रहा था, ये जो 8 लोगों की मीटिंग थी इसको हेड कौन कर रहा था, जी पर सारथी, जो कि उस टाइम पे कौन थे, वीसी थे जेएनयू के, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के। द वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। इन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक एक्ट बना के यूनिवर्सिटी को क्या किया जाए, बनाया जाए, और उस एक्ट को कहां पे पास किया जाए, पार्लियामेंट में। उस एक्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी
पास कर दिया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस एक्ट को क्या कर दिया जाए, पास करके इंडिया के अंदर एक ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर दी जाए। The working group suggested several measures to be followed in instructional and management process of open universities। और इन्होंने ही काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए, इन्होंने काफी सारी चीजों को बोला कि यार हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए, ये हमारी मैनेजमेंट होनी चाहिए, सारी चीजें जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी वो इन्होंने दी। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के लिए रूल्स इन्होंने बनाए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम चीजों को आगे लेके चलेंगे, ये सारी चीजें हम किसके अंडर करेंगे, हम ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर करेंगे। इट इंक्लूडेड, फिर इन्होंने पूरा क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि कितनी एज होगी, रिलैक्सेशन क्या होगी, रीडिंग मटेरियल कैसे होगा, लाइव कॉन्टेक्ट टीचर्स के साथ कैसे होगा। तो जो वर्किंग ग्रुप ने जो रिकमेंडेशन दी ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक बिल बना दिया, ड्राफ्ट ऑफ बिल, कि भाई ठीक है हम इंडिया में एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोल देंगे। क्या कर देंगे, हम इंडिया में एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोल देंगे। 1985 में फिर पॉलिसी बना दी गई और उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगस्त 1985 में दोनों सदनों में ये बिल है वो पास हो गया और फाइनली 20 सितंबर 1985 को ये यूनिवर्सिटी है वो आ गई। डेट याद रखनी है कितनी, 20 सितंबर 1985। बीस सितंबर 1985 के अंदर ये यूनिवर्सिटी है वो बन गई। राइट, The IGNOU is responsible for introducing and promoting distance education at university level। तो ये क्योंकि जो स्कूल है उसके लिए न्यूस है, नेशनल जो ओपन स्कूल है, और जो यूनिवर्सिटी लेवल है उसके लिए इग्नू काम करता है। 1989 में इनका फर्स्ट कॉन्वोकेशन हुआ। ठीक है, जो शुरू हुआ था ये, इसका जो मतलब आप समझ लीजिए कि जो सेशन शुरू हुआ उसकी जो फर्स्ट कॉन्वोकेशन थी वो 1989 में हुई। इग्नू का ऑडियो वीडियो कोर्स है जो रेडियो और टेलीविजन पे पहली बार टेलीकास्ट हुआ, कब, 1990 में। 1992 में इसको फुल रिकॉग्निशन मिल गई, किसकी तरफ से, यूजीसी की तरफ से, कि आप डिग्रीज, अब पूरी यूनिवर्सिटी बन गई है तो जितने भी यूनिवर्सिटी के सारे फंक्शंस हैं वो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म देम ऑल, सारे के सारे फंक्शंस को क्या कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। और 1999 में, 1999 में इग्नू ने अपना फर्स्ट वर्चुअल कैंपस है वो इंडिया में एस्टेब्लिश किया, जहां पर कंटेंट की डिलीवरी होगी, किसके थ्रू, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इंटरनेट के। ठीक है, तो 4-5 चीजें इसमें। सबसे पहले इग्नू है, यूनिवर्सिटी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, पहली कन्वोकेशन कब हुई, 1989 में, जहां पर 1000 के बच्चों को क्या मिला, क्या हुआ, आवाज स्टक हो गई क्या, तो 4-5 ही पॉइंट है इसमें। पहला तो कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पे पूरे का पूरा काम इग्नू के द्वारा देखा जाएगा। फर्स्ट कन्वोकेशन हुई 1989 में, जहां पर 1000 के करीब बच्चों को डिग्रीज प्रोवाइड की गई। फर्स्ट जो ब्रॉडकास्ट है इनका ऑडियो वीडियो का टीवी और रेडियो के थ्रू शुरू हुआ 1990 में। 1992 में इसको बाकी यूनिवर्सिटीज के बराबर बना दिया गया, मतलब फुल रिकॉग्निशन दे दी गई इसको, किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा।
और 1999 में इन्होंने अपना फर्स्ट वर्चुअल कैंपस, मतलब एक तरीके से आप ये मान के चल सकते हो कि आईसीटी बेस्ड जो कैंपस है उसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। अरे 1000 स्टूडेंट्स लिखा तो हुआ यार साथ में, 1000 स्टूडेंट्स मतलब 1000 बच्चे थे जिनको डिग्रीज दी गई फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन 1989, मतलब फर्स्ट सेशन तो नहीं, फर्स्ट कॉन्वोकेशन 1989 में यहां पर। मैंडेट, अब मैंडेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से विजन की तरह ही होता है। मैंडेट का मतलब क्या होता है कि भाई क्या करना इसके लिए जरूरी है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या मेन किस पर्पस पे, किस ऑब्जेक्टिव पे ये यूनिवर्सिटी काम करने वाली। तो नाम से पता चलता है सब कुछ, हाई एजुकेशन, सॉरी हायर एजुकेशन टू ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कि हर सेगमेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना। दूसरा, ऑफर हाई क्वालिटी इनोवेटिव एंड नीड बेस्ड प्रोग्राम एट डिफरेंट लेवल टू दोज हु रिक्वायर देम। अगर मुझे जरूरत है कोई कोर्स करने की तो मैं जाऊंगा इग्नू के पास और इग्नू मुझे वो कोर्स प्रोवाइड कर देगी। रीच आउट द डिसएडवांटेज ऑफ ऑफरिंग प्रोग्राम्स ऑफ द ऑल पार्टीज एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता, ठीक है, कम पैसों में ही आप लोग इस यहां से क्या कर सकते हो, अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हो। सोसाइटी के अंदर जो एक तरीके से दो सेक्शंस के अंडर, जहां पर एजुकेशन है और जहां पर नहीं है, एक तरीके से जैसे एक वर्ड होता है ना डिजिटल डिवाइड, आईसीटी में पढ़ाया था आपको। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, वो लोग जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है और वो लोग जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उस गैप को हम डिजिटल डिवाइड बोल देते हैं। तो इस तरीके से वो वाले लोग जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस है और वो वाले लोग जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, उसके गैप को क्या करना, खत्म करना। उस गैप को खत्म करने में भी इस यूनिवर्सिटी का अपना एक अहम रोल था। रोल था क्या, मतलब अभी भी इस यूनिवर्सिटी का अहम रोल है उन सारे गैप्स को फुलफिल करने में। पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एनहांस करना, ताकि और इसके अंदर ना एक और कंसेप्ट है, एज अ वर्ल्ड लीडर इन डिस्टेंस एजुकेशन। जो हमारा ये ना, ये पूरे वर्ल्ड में एक डिस्टेंस एजुकेशन में एक बड़ा रोल है, तो इसको ना COL, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये याद रखना आपने, COL दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कनाडा के द्वारा काफी बार अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड, COL का अवार्ड। कौन सा अवार्ड बेटा, COL दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का अवार्ड भी इग्नू को काफी बार मिल चुका है। और जो लोग जेल में हैं और पढ़ना चाहते हैं उसको इग्नू के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जो लोग जेल में हैं किसी वजह से और वो पढ़ना चाहते हैं तो उस सेक्शन के लिए भी इग्नू ने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का प्रावधान दिया है कि भाई जेल में अगर है कोई बंदा और वो पढ़ना चाहता है तो उसको भी हम फ्री में क्या करेंगे, पढ़ाई करवाएंगे। और a number of SC/ST students have been admitted to various programs of the university, और साथ ही साथ बहुत सारे SC/ST जो बैकवर्ड एरिया से, यहाँ ट्राइब से रिलेट करते हैं लोग, वहां के बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, एडमिशन ले रखी है। अब फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि यहाँ पर तकरीबन 4 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कितने, 4 मिलियन, मतलब 40 लाख लोग हैं यहां पर पढ़ाई करते हैं। यहां पर आपको हायर एजुकेशन की सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, जो भी पढ़ना चाहते हो, जैसे भी पढ़ना चाहते हो वो आपको पढ़ाया जाता है। इसके टोटल 5 जोन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, 5 इसके अलग अलग जोन हैं। The first of regional headquarter catering of 4 southern states, Pondicherry, Andaman, Nicobar and Lakshadweep is being set up in the outskirts of Trivandrum in Kerala. तो ये जो
साउदर्न स्टेट्स है ना, उसके लिए जो सेंटर बनाया गया वो कहां पे बनाया गया, तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है, केरला में। MHRD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर द इग्नू, मतलब अभी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया ना, कि इग्नू में कैसे पॉलिसी बनाई जाएगी, कैसे डिस्टेंस ओपन लर्निंग का कंसेप्ट होगा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, दैट इज डन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है, राइट। विजन, अब जैसे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, अब सिंपल सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। विजन नहीं है, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो मैंने कब कहा 4 घंटे की क्लास में ये है, वो तो प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस की है ना। जैसे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है, ये अलग कंसेप्ट है बेटा, वो अलग है, उसमें सिर्फ और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस को कवर किया गया, ये अलग कंसेप्ट है। हायर एजुकेशन बहुत लेंथी यूनिट है ना, तो 4 घंटे में कवर होना पॉसिबल नहीं है। 4 घंटे में तो सिर्फ 2 टॉपिक्स हुए थे, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस उसमें कवर है। तो इसी तरह से इसके अंदर जैसे अलग अलग डिविजन्स बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन का, एकेडमिक और कोऑर्डिनेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर डिवीजन, समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप लोगों को पता, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इग्नू के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए। देखो यार, पहले ना तुम यहां पे पढ़ो, अगर तुम्हें सब कुछ मैराथन से पढ़ना तो फिर प्लस पे क्या फायदा पढ़ने का। तो पहले यहां पर पढ़ो, याद करो अच्छे से, और जब मैराथन होगी तो रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। यस और नो, करवाना तो यही कुछ है ना, वहां पर भी चीजें तो यही होंगी, वहां पर भी होंगी, बट उससे पहले यहां पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार यहां पे पहले पढ़ा होगा, फिर वहां से ज्यादा समझ आएगा। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं कि ठीक है भाई, लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, फाइनेंस और अकाउंट्स का अलग बना दिया, इंटरनेशनल डिवीजन का अलग बना दिया, कंप्यूटर डिवीजन का, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिसर्च यूनिट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि रिसर्च है वो आप ये मान के चलो, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से रिसर्च यूनिट क्या है, कब एस्टेब्लिश किया, तो उसके जो पॉइंट्स है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो रिसर्च यूनिट है वो 6 अक्टूबर 2008 को एस्टेब्लिश की गई। इससे पहले जो रिसर्च की सारी एक्टिविटी थी उसको एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिवीजन के द्वारा ही देखा जाता था, समझ रहे हो। 2008 से पहले रिसर्च का सारा कार्यभार किसके पास था, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन के पास था। कौन से कोऑर्डिनेशन के पास, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन के पास। तो अब ये जो रिसर्च यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर कोई यूनिट रिसर्च से रिलेटेड है तो वो काम क्या करेगी, उसके मेन काम क्या होंगे, रिसर्च से रिलेटेड, यस और नो। अरे भाई, अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका काम क्या होगा, प्रोडक्शन को देखना। अगर एक सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका काम क्या होगा, सेल्स को देखना। उसी तरीके से यहां पर जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका मेन पर्पस क्या होगा, रिसर्च से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, एमफिल से रिलेटेड। टू कंडक्ट रिसर्च काउंसिल एंड रिसर्च काउंसिल स्टैंडिंग मीटिंग्स फॉर डेवलपिंग पॉलिसीज, रिसर्च के लिए पॉलिसीज बनाना। टू रजिस्टर एंड मॉनिटर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एमफिल एंड पीएचडी कैंडिडेट्स, कुछ लोग हैं वो फुल टाइम के लिए करते हैं, कुछ पार्ट टाइम के लिए करते हैं, उनकी डिटेल रखना।
रिसर्च और ट्रेनिंग पे ध्यान देना, वर्कशॉप्स करवाना, सेमिनार्स करवाना, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन बेस्ड रिसर्च करवाना। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद रिसर्च ओनली। किस तरीके से रिसर्च होगी, रिसर्च में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाएगा, रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, दैट कम्स अंडर रिसर्च यूनिट। एक्रीडेशन एंड रिकॉग्निशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप लोगों को पता है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएट होता है उसकी एक्रीडेशन होती है। मतलब एक तरीके से समझ रहे हो ना, चेकिंग होती है एक तरीके से, अलग अलग पैरामीटर्स पे एक्रीडेशन होती है। एक्रीडेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप, मतलब जैसे वो देते हैं ना कि A+, B+, A ग्रेड, B ग्रेड, नैक के द्वारा एक्रीडेटेड है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्रीडेटेड बाय, ग्रेडिंग होती है एक तरीके से, ग्रेडिंग होती है। क्योंकि अगर ग्रेडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा जो सेक्शन है वो अच्छा कर रहा है और कौन सा सेक्शन बुरा कर रहा है। तो उसी चीज की यहां पर बात हो रही है। IGNOU is granted the authority to confer degrees by clause 5 subsection 1 subsection 3 of IGNOU Act 1985। सबसे पहले तो IGNOU के पास राइट है क्या करने का, डिग्रीज देने का, और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा। AIU, अब यहां पे याद आया 1985, 1925 IUB बनाया था ना, पढ़ाया था ना, वही जिसका रीनेम कर दिया गया था। इसने रिकॉग्नाइज किया है IGNOU को, कन्फर्ड डिग्रीज एज ऑन पार विद द डिग्री कन्फर्ड बाय इट्स मेंबर्स, वही डिग्री से रिलेटेड है। IGNOU MBA और MCA भी करवा सकता है। ये किसने रिकॉग्नाइज किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICT ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि आप लोग MCA भी करवा सकते हो और MBA भी करवा सकते हो, MCA और MBA भी करवा सकते हो, राइट। In 1993, IGNOU was designated by the COL as the first center of excellence for distance education। 1993 में इसको पहली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, COL के द्वारा, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। कहां पे, कनाडा की तरफ से, COL, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। देन it operate as accreditor for open universities and distance education in India। और ये राइट इसको क्लॉज 16 के द्वारा दिया गया है IGNOU Act 1985। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट्स हैं, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे उनकी एक्रीडेशन के लिए यूजीसी के पास राइट है, उसी तरीके से जितनी भी इंडिया में ओपन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज हैं उसका एक्रीडेशन का काम कौन करता है, IGNOU के द्वारा किया। उनकी एक्रीडेशन का काम कौन करता है, IGNOU के द्वारा किया जाता है। उनको एक्रीडेट किसके द्वारा किया जाता है, IGNOU के द्वारा किया जाता है। IGNOU उनको एक्रीडेट करने का काम करता है, IGNOU उनको ग्रेडिंग देता है, IGNOU उनको मार्क्स देता है, IGNOU उनको नंबर देता है, A, B, C+, जो भी होती है, ठीक है, जो भी ग्रेडिंग होती है वो किसके द्वारा दी जाती है, वो IGNOU के द्वारा दी जाती है। दैट इज डन बाय द IGNOU, राइट। लर्निंग मोड्स ऑफ IGNOU, अब IGNOU के द्वारा आप 3 अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। एट स्टडी सेंटर, अगर आप उनके स्टडी सेंटर में जाके पढ़ना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर आप लैब्स और वर्कशॉप्स में पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। अगर उनके हेडक्वार्टर में जाके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि ये अपनी एजुकेशन फैसिलिटीज किस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, लैब में किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, अगर इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो वहां पर ये किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, और अगर इनके स्टडी सेंटर, समझ रहे हो ना, इनके बहुत अलग अलग स्टडी सेंटर्स भी बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे, जब मैं ऑफिस आता हूं तो रास्ते में ही है IGNOU का सेंटर है, यहाँ पे स्टडी सेंटर है, ठीक है।
मतलब अगर मुझे इग्नू में एडमिशन लेनी है या इग्नू में मुझे कुछ करना है तो मैं वहां पे जाके भी डायरेक्ट उनसे बात कर सकता हूँ। तो वो जो स्टडी सेंटर बनाया गया वो इग्नू का यहाँ पर है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर इनके क्या है, स्टडी सेंटर्स बनाए हुए। उन स्टडी सेंटर्स, हाँ, कॉलेजेस में भी होते हैं, फिर कॉलेजेस में उनके एग्जाम सेंटर्स बनते हैं। तो फिर आप वहां पे क्या करते हो, जाके एग्जाम देते हो, जो भी आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अलग अलग सिटीज में सेंटर्स हैं वो बनाए हुए होते हैं। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, फ्रॉम हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर से तो आप लोगों को पता है इनके टीवी चैनल चलते हैं, इनकी ऐप काम करती है, इनका प्रिंट मटेरियल आता है, इनके रेडियो चैनल चलते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीजें कहां से आ रही हैं, हेडक्वार्टर से आ रही है, फ्रॉम द हेडक्वार्टर। इंटरनेट, रेडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, प्रिंट मटेरियल, टेलीविजन, मोबाइल। देन फिर इनके जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर में आपको फेस टू फेस काउंसलिंग मिल जाएगी, आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा, और आपको फोन पे भी कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। और इनके जो लैब में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, लैब में एक्सपेरिमेंट होंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, और स्किल ट्रेनिंग की भी यहां पर क्या की जाएगी, बात की, यहां पर स्किल ट्रेनिंग की भी क्या की जाएगी, बात की जाएगी। दीज ऑल थिंग्स विल बी डन इन द लैब्स। लैब्स। तो ये इग्नू के लर्निंग मॉडल्स हैं। ठीक है, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन लर्न। ये इग्नू के लर्निंग मॉडल्स हैं। इग्नू ब्रॉडकास्ट, ज्ञान धारा। इग्नू ऑफर अ फ्री एंड इजी टू एक्सेस इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग सर्विस, ज्ञान धारा। कौन सी है, इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग सर्विस कॉल्ड ज्ञान धारा। अच्छा, एक ना आप लोगों ने होमवर्क करना है छोटा सा, कल की क्लास में आने से पहले। इसके जितने भी रेडियो या टीवी चैनल्स बनाए हुए हैं ना, जितने भी इसके रेडियो और टीवी चैनल्स हैं, उन सभी को ना आपने एक बार गूगल करना है और उन सबके नाम और ईयर्स की लिस्ट बनानी है। समझ आया, मतलब ज्ञान धारा कब आया, ज्ञान वाणी कब आया, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ज्ञान धारा का मतलब क्या हुआ, यहां पर आप लाइव डिस्कशन सुन सकते हो, कॉल कर सकते हो, पहले से डिसाइडेड टॉपिक होते हैं, और आप बच्चों को भी क्या करने का मौका दिया जाता है, इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाता है लोगों के साथ। ज्ञान धारा फोकस्ड ऑन टू इंश्योर दैट लर्निंग विच इज कंटिन्यू स्टेप्स मेड इंटरेक्टिव, मतलब एक तरीके से इंटरेक्टिव हो, जैसे कॉल करते हैं ना रेडियो पे कॉल कर लेते हैं लोग, है ना, हमारा ये क्वेश्चन है, तो इस तरीके से। तो ज्ञान धारा हो जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आया ज्ञान वाणी। ज्ञान वाणी इनका रेडियो चैनल है, जो कॉल वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। यहां पर एक तरीके से रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये 2001 में आया था, पूरे इंडिया में ये एफएम चैनल है, ठीक है, एफएम चैनल है, और ये 60 किलोमीटर के एरिया में चलता है, समझ रहे हो ना। मतलब इसकी रेंज 60 किलोमीटर, मतलब मेरे एरिया में देखूंगा तो 60 किलोमीटर के आसपास जो इनका सेंटर होगा वहां पे आएगा। जैसे सपोज करो मेरे एरिया में ज्ञानवाणी चंडीगढ़ आ रहा है, आप हरियाणा में हो तो आपको वहां पर ज्ञानवाणी हिसार से आ रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो पूरे इंडिया के अंदर इनका नेटवर्क फैला हुआ है, 60 किलोमीटर एक एरिया के अंदर इनका ये जो चैनल है वो चलता है। तो इसमें क्या होता है, लोकल एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशनल, वोकेशनल एजुकेशन, ये होगा। उसके बाद एक इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय जीवी स्टेशंस टू इनेबल स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद फैकल्टी, ठीक है, जो आप लोगों को यहां पे बताया था, ये वाला इंटरनेट के थ्रू, समझ रहे हो ना। ये ज्ञान धारा और ये ज्ञानवाणी, ठीक है, ये आप लोगों का एक एफएम रेडियो चैनल है, दिस इज योर एफएम रेडियो चैनल।
ये आपका FM रेडियो चैनल, और ये आप लोगों का एक तरीके से इंटरेक्टिव चैनल है। उसके बाद आता है ई ज्ञान कोश, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें आप लोगों को PDF मिल जाती है, आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी PDF हो तो आपको, ये इनका एक रिसोर्स है, ये इनका एक कोश है, समझ रहे हो ना। ई ज्ञान कोश का मतलब इनका खजाना है, बेस्ट डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज इन द कंट्री। और इसको NDL का नाम दिया गया ई ज्ञान कोश, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिससे आप ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में आप मतलब आप भी यहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इस पोर्टल पे आप लोगों को बस रजिस्टर्ड करना है। एक बार आप इग्नू के पोर्टल पे जाके ई ज्ञान कोश पे आप लोग एक बार रजिस्टर्ड कर दीजिए। उसके बाद आपको जो PDF चाहिए, जिस सब्जेक्ट की चाहिए, नो मैटर आपका पेपर कौन सा है, सारा कंटेंट वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हाँ, ऐप के अंदर भी कर सकते हो, जहां पर चाहो वहां पे भी कर सकते हो। एक तरीके से ई ज्ञान कोश इनकी पूरी एक लाइब्रेरी है, जहां पे आपको हर तरीके का कंटेंट है वो दिया जाता है, और आप उस सारे कंटेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओपन लर्निंग के फीचर्स, ठीक है, आप लोगों को पहले बता दिया है। उसके बाद है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन की शुरुआत 2000 में हुई थी, ये आप लोगों ने देखा होगा पेपर में, सॉरी टीवी पे। एक 24 एजुकेशनल चैनल है ये ज्ञान दर्शन। इस पे अलग अलग तरीके के चैनल, एजुकेशन चैनल, मतलब प्रोग्राम्स आते हैं, कभी साइंस के, कभी टेक्नोलॉजी के, अलग अलग तरीके से। तो ये ज्ञान दर्शन है, ठीक है। वैसे तो हम नहीं देखते हैं ना, अगर गलती से ज्ञान दर्शन आ भी जाए तो फटाफट से आगे चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि हमें तो तड़क भड़क वाले चाहिए ना। हमें तो स्टार गोल्ड देखना है, सेट मैक्स देखना है। कौन देखता है इसको, कोई नहीं देखता। कौन देखता है इनको, कोई नहीं देखता। मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता था, है ना, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता था जब हम टीवी देखते थे। अभी तो मुझे लगता नहीं, मैं 4 5 5 साल हो गए होंगे कम से कम, 5 साल हो गए होंगे कि बैठ के कभी टीवी देखा हो स्पेसिफिकली। जैसे लोग टाइम निकाल के टीवी देखते हैं ना, तकरीबन जब जब से मैं अनअकैडमी पे पढ़ाने लगा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी बैठ के टीवी देखा, क्योंकि पता ही नहीं हमारे घर पे कौन सी डिश लगी हुई है। कभी वो चलना बंद हो जाता है तो मम्मी बोल देती है कि इसको सही कर दे। मेरे को उसको सही करने में कितना सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर मम्मी बोल देती है इतना नंबर लगा दे, 119 लगा दे, 135 लगा दे। मेरे को पता ही नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं है उसको। तो ये ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन मतलब जहां पर ज्ञान के दर्शन होते हैं। एक वेब बेस्ड सैटेलाइट टेलीविजन है, सैटेलाइट नेटवर्क है। तो नहीं, क्रिकेट नहीं देखता मैंने, क्रिकेट तो बहुत देर छोड़ दिया। मतलब मैं दुनिया में दो तरीके के लोगों को बहुत बेवकूफ समझता हूं। एक वो जो बिग बॉस देखते हैं, और दो जो IPL देखते हैं। मेरी नजर में दुनिया के सबसे बेले, सबसे बकवास, सबसे दिमाग से पैदल लोग हैं वो, जो बिग बॉस देखते हैं और एक जो IPL देखते हैं। बिग बॉस सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, और IPL, अब खुद सोचो, देखो यार, मतलब क्रिकेट का मयार किस वजह से नीचे चला गया, IPL की वजह से। समझ रहे हैं ना। खिलाड़ियों को लगता है इंटरनेशनल लेवल पे जाना नहीं चाहिए, IPL में अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो कौन अपने देश के लिए खेलेगा बताओ। समझ रहे हो ना। तो इस वजह से तो ये ज्ञान दर्शन है, ठीक है। इसको आप जरूर से चेक कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। सर आप बॉय होकर नहीं देखता भाई IPL, मुझे नहीं। देखो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ बोलेंगे क्योंकि मैं WWE देखता हूं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। समझ रहे हो ना। अब मैं रेसलिंग देखता हूं, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि 2004 में देखनी शुरू की थी मैं 2004 से लेके अब तक देखता हूं, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है।
अब कोई मुझे बेवकूफ बोलेगा कि सर वो भी तो स्क्रिप्टेड होती है, मैं मानता हूं, मुझे खुद पता है वो नकली होती है ना। उसी तरीके से जैसे लोग बिग बॉस देखते हैं, हम बिग बॉस देखने वालों को बोल देते हैं, लोग हमें बोल देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो ना। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी चॉइस के हिसाब से हमें चलना चाहिए, जैसे आपको सही लगता है। आपको बिग बॉस अच्छा लगता है देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को आईपीएल अच्छा लगता है देखिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडी। उसके बाद स्वयं और स्वयं प्रभा, ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं फिर से फिलहाल आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। स्वयं आप लोगों के को ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और जो स्वयं प्रभा है इसमें आपके पास 24/7 चैनल्स हैं। अरे आप हमें बेवकूफ बोल लो भाई, इतना दिल पे क्यों ले रहे हो। मैंने तो खुद बोला कि मुझे WWE देखने की वजह से आप बेवकूफ बोलोगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप मेरे बारे में क्या बोलते हो उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं किसी के बारे में क्या बोलता हूं उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो इतना दिल पे मत लिया करो, ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बहुत बार सिखाई है। आपके लिए अपने ओपिनियन मैटर करते हैं, दूसरों के ओपिनियन अच्छे मैटर करते हैं ना बुरे मैटर करते हैं। तो स्वयं और स्वयं प्रभा, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि ये काफी डिटेल में पूछा जाता है। स्वयं तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वयं प्रभा आप लोगों का ये जो टीवी पे चैनल आते हैं ना, आपके देखा होगा आपने, 34 चैनल चलते रहते हैं यहाँ पे, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इग्नू के ही ब्रॉडकास्ट है। दीज आर आल्सो द ब्रॉडकास्ट ऑफ इग्नू, ये भी आपके इग्नू के ही ब्रॉडकास्ट है। ये इग्नू पॉइंट है, ये सारे मैंने आप लोगों को बता दिए यहां पर। हाँ, एक इसमें ना बाकी सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, इसमें ना एक और पॉइंट है जो यहां पे है, ये देखो। यूनिवर्सिटी की वर्किंग कब शुरू हुई थी बेटा, 1987 में। देखो ये वाले पॉइंट लिखो, 1987 में इस यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था, मतलब 1989 में इनको डिग्री अवार्ड कर दी थी ना। तो 1987 में इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई थी। कौन कौन सा, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, 2 कोर्स से मतलब इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। पहला कोर्स था डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और दूसरा डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन, राइट, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, राइट, क्लियर हुआ। ये वाले सारे पॉइंट हमारे पहले हो चुके हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि इग्नू के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, एक स्टूडेंट और टीचर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 2 ही पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, एक स्टूडेंट और एक टीचर। क्योंकि अगर स्टूडेंट है टीचर नहीं है तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे, और अगर स्टूडेंट नहीं है टीचर है तो टीचर पढ़ाएंगे किसको, समझ रहे हो ना। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें 2 चीजों का होना जरूरी है, एक स्टूडेंट और एक टीचर। कि अगर स्टूडेंट है तो टीचर की वैल्यू है, और अगर टीचर है तो स्टूडेंट की वैल्यू है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, इंटर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हाँ, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये आलतू फालतू की चीजें हैं, ये सही है। यूनिवर्सिटी आप लोगों को, जैसे एक तो आप लोगों को
जो कंटेंट है, ठीक है। इग्नू की बुक्स भी आती है ना आप लोगों को, अगर आप एडमिशन लेते हो ना तो आपको हार्ड कॉपी में बुक्स भी भेजते हैं वो, जिससे आप पढ़ते हो, ठीक है। मतलब आपकी ये आपकी ऑप्शन पे है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, आपको वो हार्ड कॉपी में किताबें भी भेजते हैं अपनी। तो इसमें क्या क्या है, ऑडियो वीडियो में कंटेंट दिया जा सकता है, टेली कॉन्फ्रेंस फोन कॉल पे हो सकता है, ज्ञान वाणी जो आपका रेडियो चैनल है, ज्ञान दर्शन जो आपका टीवी चैनल है, और उसके बाद वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल साक्षात। अरे अन अकेडमी इग्नू के अंडर थोड़ी है बेटा, अन अकेडमी तो एक प्राइवेट कंपनी है। तो इनका एक पोर्टल भी है साक्षात। अच्छा चलो ये भी आप लोग होमवर्क करके आना, कल इसको गूगल करके आना, साक्षात को। किसको? साक्षात को गूगल करके आना। ये 2006 में आया था, इसको सब बच्चों ने गूगल करना है कि ये साक्षात है क्या। इग्नू हैज स्टार्टेड अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बाय सेटिंग अप 5 जोन्स। तो इग्नू ने टोटल 5 जोन्स है वो अपने सेटअप किए हैं, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जितना इग्नू का बजट है ना, उसका 10% कहां पे लगता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। कहां पे लगाते हैं वो? मतलब सपोज करो उनका टोटल बजट 100 रुपए है, तो उसमें से 10 रुपए वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगाएंगे। और ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। ऐसा क्यों सर? देखो इसमें पॉइंट वही है ना कि वो जो रीजन है ना वो इतना भी डेवलप नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, उस एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए, समझ रहे हो ना। उस एरिया में अभी एजुकेशन नहीं है। देखो आप लोगों ने ये देखा होगा कि उस एरिया के बच्चे हैं वो नॉर्थ में पढ़ने के लिए आते हैं। जो ईस्ट रीजन वाले बच्चे हैं ना, सेवन सिस्टर्स वाले, वो पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, वहां पर वो पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पर कोई अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से वो बच्चे यहां पर आते हैं, है ना। इस वजह से, तो इस वजह से उस एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए अपने बजट का 10% वहां पे दे दिया जाता है। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हो, बट यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये सारे पॉइंट्स हम पहले कर चुके हैं, कोई पॉइंट हुआ तो देख लीजिएगा। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, 4-5 स्लाइडें हैं, कल पढ़ेंगे। जितना आज पढ़ा है पहले उसको अच्छे से रिकॉल करके आइए। कल हम पढ़ेंगे हमारा एंशियंट एजुकेशन, ऋग्वेद, जो वैदिक एजुकेशन था ना, मुस्लिम एजुकेशन, वो वाली चीजें कल पढ़ेंगे। उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन, उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम बाकी सारी चीजों को भी कवर करेंगे। हाँ, कॉमर्स की क्लास 2 बजे होगी आपकी, बैंकिंग की। हाँ हाँ, 2 बजे बैंकिंग की क्लास होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जीआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।